नमस्कार, बड़ी बहस के साथ हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान। और बड़ी बहस आज हम शुरू करने जा रहे हैं पाकिस्तान के नापाक मंसूबों से जुड़ी खबर के साथ। खबर अब तक जैसे जैसे बढ़ रही है उसमें बार बार पाकिस्तान की तरफ से ये कोशिश सामने आ रही है जिसमें पाकिस्तान अपने नापाक मंसूबों को आगे बढ़ाने की फिराक में जुटा हुआ नजर आ रहा है। पिछले 24 घंटे में भारत पाकिस्तान सीमा पर तनाव लगातार बढ़ रहा है। आपको बता दें, जम्मू कश्मीर के तंगधार में आज पाकिस्तान की तरफ से की गई फायरिंग में 2 जवान शहीद हो गए। इससे पहले कठुआ सांबा में पाकिस्तान की तरफ से जो सीज फायर का वायलेशन किया गया, उल्लंघन किया गया, उसी की चपेट में आकर एक महिला की मौत हो गई, कई लोग घायल हो गए। और कल ही खबर यह आई कि गुजरात के समंदर में पाकिस्तानी नाव पकड़ी गई। तो पाकिस्तानी नाव पकड़ी गई। कल खबर यह आई और खबर यह भी आई कि जब कोस्ट गार्ड ने उस नाव की घेराबंदी की तो नाव को धमाके के साथ बीच समंदर में ही उसमें मौजूद लोगों ने उड़ा दिया। इसके बाद आज जब कोस्ट गार्ड के अधिकारी मीडिया के सामने आए तो उनकी तरफ से कहा गया कि जो लोग इस नाव पर सवार थे उन्होंने टी शर्ट पैंट पहनी हुई थी, वो मछुआरे नहीं थे। साथ ही साथ खबर यह भी आई कि 2 लोग लाइफ जैकेट्स पहनकर समंदर में कूद गए, उनकी तलाश अभी जारी है। और अब इस पूरी खबर पर कांग्रेस की तरफ से सवाल ये उठाए जा रहे हैं कि क्या उस नाव में मौजूद लोग आतंकी ही थे। पहले रिपोर्ट देखिए आप, उसके बाद बहस शुरू करेंगे। अगर आप न्यूज़ को भी फॉलो कर लेंगे तो ना तो कोई सबूत है ना किसी तरह का था। ये तो लगता है कि किसी तरह का एक तो इंसिडेंट क्रिएट किया गया हो। अगर इंसिडेंट क्रिएट भी नहीं किया गया होगा, मान लीजिए स्मगलर भी थे या कोई और थे, तो उसको पकड़ने का तरीका, और जब भी कोस्ट गार्ड का जो काम होता है तो उसको तो आपको वीडियो रिकॉर्डिंग करना है। 31 दिसंबर की रात गुजरात के पोरबंदर से करीब 350 किलोमीटर दूर कोस्ट गार्ड के घेरे में आकर पाकिस्तान की जिस नाव ने खुद को विस्फोटकों से उड़ा लिया था, अब उसी पर सवाल खड़े होने लगे। कांग्रेस जांच की मांग कर रही और इंडियन एक्सप्रेस ने सूत्रों के हवाले से लिखा है कि जो नाव समुद्र में तबाह हुई थी उसमें स्मगलर हो सकते हैं। हमें जो बताया गया था सोर्सेज से ये था कि 31 दिसंबर को ज़रूर एक वार्निंग निकली थी कि स्मगलर्स उस एरिया में ऑपरेट कर रहे हैं। मेरे ख्याल से जो ये थोराया के इंटरसेप्ट थे उसमें से लग रहा था कि कोई कीमती सामान जा रहा है। NTRO ने वो इन्फॉर्मेशन खुफिया एजेंसियों को देने के वजह डायरेक्टली कोस्ट गार्ड को दे दिया। अब कोस्ट गार्ड में कोई ऐसे एनालिसिस यूनिट तो नहीं है जो समझ सकता है कि ये स्मगलिंग ऑपरेशन था, ना कि दहशतगर्द। इंडियन एक्सप्रेस अखबार में सामरिक मामलों के संपादक प्रवीण स्वामी ने ही इस ऑपरेशन पर सवाल खड़े किए। फिशिंग बोट का इंजन इतना पावरफुल नहीं हो सकता कि कोस्ट गार्ड के जहाज को 1 घंटे तक समंदर में उसके पीछे भागना पड़े। मतलब ये कि कोस्ट गार्ड का जहाज आसानी से नाव के करीब पहुंच सकता था। पहली बात ये कहते हैं कि इनके पास इस बोट पे एक्सप्लोजिव्स बहुत सारे थे। ये भारत सरकार की प्रेस रिलीज में है, लेकिन जो फोटो उस जहाज़ के हैं उससे स्पष्ट दिखता है कि कोई एक्सप्लोजिव नहीं थे। आग जबकि जहाज़ पे ज़रूर जल रही है। अगर एक्सप्लोजिव्स होते या बम होते, असला होता, तो वो बम के फटने से पूरे उस जहाज़ के प्लैंक्स उड़ जाते, जो कि नहीं हुआ है। इस तरह 7 घंटे तक चले कोस्ट गार्ड के ऑपरेशन पर इंडियन एक्सप्रेस ने 4 बड़े सवाल खड़े किए। फिशिंग बोट के करीब कोस्ट गार्ड का जहाज आसानी से पहुंच सकता था, जबकि 1 घंटे का वक्त लग गया। क्यों? बोट में विस्फोटक होते तो परखच्चे उड़ जाते, जबकि नाव के निचले हिस्से से आग उठ रही थी। खराब मौसम की वजह से कोस्ट गार्ड कुछ बरामद नहीं कर सकी, जबकि मौसम विभाग के मुताबिक तब आसमान साफ था। NTRO को मिली सूचना कोस्ट गार्ड से साझा की, जबकि खुफिया एजेंसियों को जानकारी देने का नियम है। हालांकि कोस्ट गार्ड अब भी दावा कर रहा है कि नाव में सवार लोग कहीं से मछुआरे नहीं लग रहे थे। हमें 4 आदमी उस बोट के ऊपर दिखाई दिए और थोड़ी देर के लिए उन्होंने लाइट ऑन की और वो देखने में बिल्कुल फिशरमैन नहीं थे और उन लोगों ने टी-शर्ट्स और हाफ पैंट पहना हुआ। पहले ये खबर आई थी कि नाव में सवार 4 लोग मारे गए थे, लेकिन सूत्रों से जानकारी मिली है कि इनमें से 2 संदिग्ध लाइफ जैकेट पहनकर समंदर में कूद गए, जिनकी तलाश अब भी जारी है और मलबा भी तलाशा जा रहा है। अभी तक की जो प्रारंभिक जानकारी मिली है वो आप सबको मालूम है, लेकिन मैं समझता हूँ इस संबंध में पूरी जानकारी जल्दी ही हासिल होगी। चाहे जिसके द्वारा जो भी प्रयत्न हो,
लेकिन सुरक्षा की दृष्टि से हम लोगों ने चाक चौबंद व्यवस्था करने की भरपूर कोशिश की है। इंडियन एक्सप्रेस के सवालों पर सरकार का दावा है कि बोट में सवार आतंकी ही थे। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने भी इसे आतंकी हमला बताते हुए कोस्ट गार्ड के ऑपरेशन पर बधाई दी है। देश के अंदर एक बहुत बड़ी आतंकी घटना को अंजाम देने का, उसको अपनी आईबी और सुरक्षा एजेंसियों के सफल कोऑर्डिनेशन ने निरस्त किया है और एक बड़ी दुर्घटना से नए साल में हम बचे हैं। कोस्ट गार्ड के ऑपरेशन को 2 दिन बीत चुके हैं और अभी तक मलबा या सबूत सामने नहीं आया है। सरकार के दावों के बीच बड़ा सवाल ये है कि क्या नाव में वाकई आतंकी सवार थे? जी, तो तमाम दावों के बीच अब सबसे बड़ा सवाल यही कि क्या नाव में आतंकी सवार थे या कोई और, ये सवाल पूछा जा रहा है विपक्ष की तरफ से। कांग्रेस खासतौर से सवाल उठा रही है। बड़ी बहस शुरू करते हैं। जो खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, बीजेपी की तरफ से संबित पात्रा, कांग्रेस की तरफ से मीम अफजल साहब हमारे साथ हैं और स्टूडियो में हमारे साथ कमांडर चरणजीत सिंह आहूजा साहब हैं, हमारे साथ राणा बनर्जी हैं जो रिटायर्ड स्पेशल सेक्रेटरी रॉ हैं और हमारे साथ सौरभ जोशी हैं, संपादक starpost.com के। वरिष्ठ पत्रकार कंचन गुप्ता मेरे साथ मौजूद हैं और मेरे सहयोगी विजय विद्रोही यहां पर मौजूद है। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। संबित, पहला सवाल आपसे, जिस तरीके से इस ऑपरेशन को लेकर सवाल उठ रहे हैं, क्या कहीं चूक हो गई आपको लगता है? क्या चूक हो गई? मुझे तो बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि नए वर्ष के अवसर पर जिस प्रकार से चाक चौबंद के साथ एक आतंकवादी गतिविधि को रोक लगाया गया, उसे होने नहीं दिया गया, होने से पहले अबॉर्ट कर दिया गया। आज हिंदुस्तान के अंदर ही हमारे खुद के लोग ये पूछ रहे हैं, ऑपोजिशन ये पूछ रही है कि क्या कोई चूक हो गई है? अगर निहत्थे लोग, निर्दोष लोग मारे जाते तो क्या अच्छा होता? ये कैसा सवाल पूछा जा रहा है? मुझे विश्वास है मेरे सरकार द्वारा जारी किया गया पीआईबी अर्थात प्रेस इंफॉर्मेशन पे मुझे विश्वास है। जो मेरी सरकार कह रही है, मुझे पाकिस्तान के सरकार पे कतई विश्वास नहीं है। जिन लोगों को पाकिस्तान की सरकार पे विश्वास है, वो पार्टी पाकिस्तान को ऑक्सीजन सप्लाई करने का काम कर सकती है, जो वो करते आई है। कांग्रेस से मैं सवाल पूछ रहा हूं, जब 26/11 हुआ था, इन्वेस्टिगेशन भी पूरा नहीं, ये मैं कंप्लीट कर लूं, ये मैं कंप्लीट कर लूं, रोमाना जी, मैं पहले कंप्लीट कर लूं। 26/11 नहीं, मैं कंप्लीट कर लूं। 26/11 के बाद दिग्विजय सिंह ने, इन्वेस्टिगेशन पूरा नहीं हुआ था, उन्होंने कहा था आरएसएस ने किया है। 26/11 आरएसएस ने करकरे जी को मारा है, इन्वेस्टिगेशन पूरा नहीं हुआ था। बाटला हाउस एनकाउंटर होता है, इन्वेस्टिगेशन पूरा नहीं होता है। दिग्विजय सिंह कहते हैं आरएसएस का हाथ है इसमें। क्या इस प्रकार से आप ऑक्सीजन सप्लाई करने का काम कर रहे हैं पाकिस्तान को? सोनिया गांधी मौजूद थी, हमारे सुशील कुमार शिंदे जो कि होम मिनिस्टर थे, कहते हैं कि सैफरन टेररिज्म होता है। पहले बोल लें, जितना बोलना है पहले बोल लीजिए आप। जी मीम अफजल साहब जवाब दीजिए। मैं बहुत बोलूंगा आज मीम अफजल साहब। देश हताहत है, देश का बच्चा मेरी आवाज आ रही है? सवाल पूछ रहा है, आप हिंदुस्तान के साथ खड़े हैं या पाकिस्तान के साथ खड़े हैं? हम हमेशा हिंदुस्तान के साथ खड़े हैं, आपके साथ भी खड़े होंगे, लेकिन बगैर किसी डाउट नहीं है हम आपके साथ खड़े होना चाहते हैं। आज जो सवालात उठे हैं, आपको याद होगा संबित जी, कल हम 3 डिबेट्स में साथ थे और मैं क्या बोल रहा था, जो आपकी सरकार कह रही थी उसको सही मानते हुए ही मैं आगे बढ़ रहा था। और कल मैंने रात को जितनी भी टीवी डिबेट्स की हैं, उसके अंदर मैंने वही बात मानी है जो हमारी सरकार ने कही। लेकिन अगर आज कुछ सवालात उठाए गए हैं तो ये सरकार की जिम्मेदारी है कि उसका जवाब दे। और मीडिया आजाद है, आज ही मोदी जी ने कहा है, और ये कहा है मोदी जी ने कि मीडिया को सवालात करने का और क्रिटिसिज्म करने का इख्तियार है। ठीक है मीम, अगर उसको आप सामने रखते हुए बात कर रहे हैं, इसी तरह अपोजिशन को भी इख्तियार है। हमारा सिर्फ ये कहना है कि हमारा खुफिया तंत्र मजबूत नहीं था। अब जब खुफिया तंत्र एक्टिव होता है और हम इस तरीके के एक हमले को नाकाम करते हैं, तो सवाल क्यों उस पर? नहीं, देखिए, पहली बात तो ये बहुत अच्छा काम किया है खुफिया एजेंसीज ने कि इंटेलिजेंस की जो रिकवरी है वो टाइमली बेसिस पे हुई, इंटेलिजेंस शेयरिंग टाइमली बेसिस पे हुई, सही एजेंसी को मिली। तो इस हिसाब उस अंदाज से कोस्ट गार्ड और खुफिया एजेंसीज ने बहुत अच्छा काम किया है। ठीक है। सवाल ये है कि अगर ये वाकई ही
आतंकवादी ऑपरेशन था या कुछ इंडिया में आतंकवाद करने का मकसद था, तो सवाल ये और उठते हैं कि क्या मकसद था, एक्चुअल ऑपरेशन इनका क्या था, ये जानना बहुत ज़रूरी है। और क्योंकि आगे आपको ये नहीं पता कि इससे जुड़े हुए और क्या ऑपरेशन हो सकते हैं, साथ में मिले हुए ऑपरेशन हो सकते हैं, कौन है जो इनकी मदद कर रहा है। तो ये सब सवाल तभी इन सब सवालों का जवाब तभी आपको लगता है कि अगर जिंदा पकड़े जाते हैं इनमें से कोई, अगर इस तरह का कुछ ऑपरेशन होता, मुझे नहीं मालूम वहाँ क्या हुआ और क्या विकल्प थे उस समय कोस्ट गार्ड के सामने, लेकिन जिस ढंग से कहा कि 2 लाइफ जैकेट पहन कर समुद्र में कूद गए, 2 की मौत होगी, आपको लगता है कि अगर जिंदा पकड़े जाते तो भारत के लिए एक बहुत बेहतरीन मौका होता पाकिस्तान को नीचा दिखाने का? बेशक बहुत बेहतरीन मौका होता इंटेलिजेंस और गैदर करने का, इंफॉर्मेशन वेरीफाई करने का। अब ये मुझे नहीं पता कि पाकिस्तान को नीचा दिखाना या ऊंचा दिखाना, लेकिन वेरीफाई करना, इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाने। लेकिन कमांडर आहूजा, ये तो तभी हो पाएगा ना, आगे के लिंक्स तो तभी हो पाएंगे जब कम से कम आप एक थियरी पर तो रुके ना, जब आप ये बात तो माने कि ठीक है उस नाव में आतंकवादी थे, उसके बाद फिर आप आगे की जांच को बढ़ाएं। यहां तो सवाल ये उठ रहा है कि आतंकवादी थे या कोई और। देखिए, अगर आप इस चीज को सोचेंगे गंभीरता से, कोई बिना मकसद के सबसे पहले अपने देश से निकल के हमारे वाटर्स, टेरिटोरियल वाटर्स में नहीं आएगा और अपने आप को नहीं उड़ाएगा। अगर जरा भी संदेह होता कि वो आतंकवादी नहीं है तो वो अपनी बोट को क्यों उड़ाते हैं? अब ये चल रहा है कि उसमें क्या शराब थी, क्या शराब को उड़ाने का और उसका जो प्रकोप होता है, अगर आप देख रहे हैं पिक्चर पे, क्या उतना ऊपर तक लिपटे जाती हैं, या उसमें लो इंटेंसिटी एक्सप्लोजिव थे, या ये तो आप तो एक्सपर्ट है ना, आपका एक्सपर्टीज क्या कहता है? ये तस्वीरें जो दिख रही हैं, इसे देखकर आपका एक्सपर्टीज क्या कहता है? ये एक डाइवर्जनरी टैक्टिक्स भी हो सकती है कि इधर छोटे टैक्टिक्स में उन्होंने करा है और कहीं और से कुछ और होने वाला हो। जब तक इसके लिए अभी आप कुछ नहीं कह सकते हैं, पर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जो खुफिया एजेंसी और हमारे कोस्ट गार्ड के बीच में तालमेल से 8 घंटे और 10 घंटे के अंदर इस बोट को इंटरसेप्ट करा गया, वो एक बहुत ही खुशी की बात है कि कोस्ट गार्ड और हमारी एजेंसीज जो हैं मिलके काम कर रही हैं। पॉलिटिकल उसमें कहना कि ये अपना कराया हुआ है, ये भी कह सकते हैं कि हमारे आदमी थे, कुछ भी कह सकते हैं आप, पर क्या वो ज़रूरी है? तो मुझे नहीं लगता है कि इसमें पॉलिटिकल उसको छोड़ते हुए जो हमारे देश में आज कोस्ट गार्ड जो 40 साल की हो गई है और जो खुफिया एजेंसीज हैं, लेकिन जो सवाल उठ रहे हैं कुछ उनका जवाब आपको लगता मिलना चाहिए। जी बनर्जी साहब, क्योंकि जिस तरीके का इनपुट भी था उसमें भी कहा गया कि इलिसिट ट्रांजैक्शन की बात क्यों कही गई, सीधे सीधे आतंकवाद का जिक्र क्यों नहीं किया गया, अगर वाकई में आतंकवाद से जुड़ा हुआ कोई मामला था तो? नहीं, जो तत्व है उससे संदिग्ध कार्रवाई है, इससे ज्यादा कहना मुश्किल है। लेकिन ये लगता है कि संदिग्ध कार्रवाई है, ये आप कह रहे हैं? जी हाँ, जरूर, क्योंकि क्यों लगता है? साधारण तस्कर जो होता है वो अपनी जान इस तरह से खुद नहीं गंवाता है, वो अपने को पकड़ा लेगा, बाद में छूट जाएगा। तो इनको कुछ निर्देश इस तरह के थे कि भाई आप अगर पकड़ने का कुछ उम्देशा देखें तो आप अपने को मत पकड़ने दें। तो ये कोशिश इन्होंने ज़रूर की। अब इसमें अगर 2 बच के भागे हैं तो अगर वो मिल जाते हैं तो कुछ तत्व और मिल सकते हैं, लेकिन जो तत्व हैं हमारे पास, इसके आधार पर इससे ज़्यादा कहना मुश्किल है। तो इतिहास को भी अगर हम देखें तो 1993 में कुछ असला इस तरह से लाया गया था जो कि मुंबई से दूर पोर्ट में उतारा गया था, गुजरात के पोर्ट में। उसके बाद जो मुंबई शहर में जो आतंकवाद हुआ था, उसके बाद किस तरीके से मुंबई में धमाके हुए हम सब ने देखे। लेकिन अगर इलिसिट ट्रांजैक्शन जिस तरीके की बात कही गई तो ऐसे में दूसरी पार्टी भी होना चाहिए, और ऐसे में कई बिखरी हुई इसमें सिरे हैं जिनको जोड़ना होगा जांच एजेंसियों को, जिसके बाद ये गुत्थी पूरी तरीके से सुलझ पाए। हम बहुत छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले जरा एक नजर डाल लेते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर, उसके बाद बड़ी बहस को आगे बढ़ाएंगे। पाकिस्तान से आ रही थी नाव, गुजरात के समंदर में जब कोस्ट गार्ड ने उस नाव को घेरा तो उस नाव के अंदर जो सवार थे उन्होंने नाव को ही धमाके से उड़ा दिया। अब सवाल यह उठ रहा है कि आखिरकार नाव में मौजूद जो लोग थे वो आतंकी थे या कोई और। इस ऑपरेशन के दावों पर कई सवाल हैं जो इस वक्त सामने हैं, जिन पर हम लगातार बातचीत कर रहे हैं। मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार कंचन गुप्ता स्टूडियो में मौजूद हैं। कंचन जी, एक बात जो कही जा रही है कि अगर विस्फोटक थे इस नाव के अंदर तो फिर परखच्चे उड़ जाने चाहिए थे इस नाव के, लेकिन आग जलती हुई नजर आ रही है। क्या बताया गया कि इलिसिट ट्रांजैक्शन, जी इलिसिट ट्रांजैक्शन कुछ भी हो सकता है, वो बंदूक हो सकता है, AK राइफल्स हो सकते हैं, स्मॉल आर्म्स हो सकते हैं,
टाइमर्स हो सकते हैं, आईईडी के कंपोनेंट्स हो सकते हैं। अगर वो जलता है तो वो ऐसा जैसे कहा जा रहा है कि वो नाव फिर आसमान तक उड़ के उसके बिट्स एंड पीसेस उड़ने चाहिए थे, ऐसा नहीं होता है। ये वो बेकार की बात है। मैं 3 बातें जस्ट कहना चाहूंगा। एक है कि जो हम लोग हर समय कहते आए हैं कि रियल टाइम एक्शनेबल इंटेलिजेंस जिसको कहा जाता है, कि इंटेलिजेंस की खबर तो मिलती है लेकिन वो ना तो रियल टाइम होती है ना एक्शनेबल होती है, इस पर काफी अब तक आलोचना रहा। ये पहली बार है जब हमने रियल टाइम एक्शनेबल इंटेलिजेंस की एक एग्जांपल हमारे सामने आया है। दूसरी बात जो है कि ये मैं ये कहना नहीं चाह रहा था, लेकिन क्योंकि आपकी रिपोर्ट में इंडियन एक्सप्रेस की कहानी की रेफरेंस दी गई है, ये दूसरा पक्ष है ना जो सर जो सामने आया, इसी वजह से हमने मैं इसलिए कह रहा ये देखिए कि कोई भी चीज आप उसको आइसोलेशन में नहीं लेना चाहिए। ठीक है। इसी पत्रकार ने पहले भी एक आर्टिकल लिखी थी जब वो हमारे जवान को बिहेड किया गया था, उनका सर काट लिया गया था, तब उन्होंने एक आर्टिकल लिखा था कि ये गलती जो है हमारी थी क्योंकि हमने उनको भड़काया था। तो ये चलती रहता है, मैं इस पॉलिटिक्स में नहीं जाना चाहता। तीसरी बात जो अब जो ऑपोजिशन और खासकर कांग्रेस सवाल उठा रही है, ये थोड़ा सा मैं आपको पीछे की बात याद दिलाना चाहता हूं। जब कारगिल में युद्ध चल रही थी तब भी कांग्रेस ने काफी अटकटे सवाल उठाए थे, और बाद में हमें यह भी बताया गया था कि जब बाटला हाउस हुआ था तो कांग्रेस की अध्यक्ष फूट फूट कर रोई थी उसकी तस्वीरें देखकर। तो ये राजनीति जो है वो नेशनल सिक्योरिटी के साथ जोड़ना नहीं चाहिए। कोई भी सरकार हो, सरकार ने अगर कोई काम किया है जो राष्ट्रीय सुरक्षा के पक्ष में है, उसको सपोर्ट करना चाहिए। मीम अफजल साहब, राजनीति को राष्ट्रीय सुरक्षा से जोड़ना नहीं चाहिए, अलग रखना चाहिए कहा जा रहा है यहां पर पैनलिस्ट की तरफ से। देखिए, कंचन गुप्ता जी को मैं बहुत गौर से सुनता रहा हूं और मुझे उनकी बात सुनकर के कोई हैरत नहीं हुई है। वो अपने हिसाब से, अपनी लाइन के हिसाब से चल रहे हैं, और जो जर्नलिस्टिक राइवलरीज होती हैं वो भी मुझे दिखाई दे रही हैं। मुझे लगता है कि हमें इस तरह की बहस में नहीं पड़ना चाहिए। ये बात बिल्कुल सही है कि नेशनल सिक्योरिटी से पॉलिटिक्स को नहीं जोड़ना चाहिए, लेकिन ये भी सही है कि नेशनल पॉलिटिक्स से नेशनल सिक्योरिटी को लेकर भी नहीं की जा सकती है। अगर कोई ऐसा करता है तो उसको रोकने की जरूरत है। मैं आपको ये बता रहा था, रुमाना जी आपने पूरी बात मेरी नहीं सुनी जी। मैंने कल बहुत अहम सवाल उठाया था, पाकिस्तान के 2-3 जर्नलिस्ट टेलीविजन पर थे और मैंने उनसे पूछा था कि आपकी सरकार का अभी तक कोई भी पॉइंट ऑफ व्यू कोई नहीं आया है। तो एक जवाब में एक जर्नलिस्ट ने यह कहा कि आपके यहां भी तो 48 घंटे के बाद ये खबर लीक हुई है, इससे पहले तो किसी को भी नहीं पता था। लेकिन ये 48 घंटे नहीं थे, ये तकरीबन 20-22 घंटे थे जिसके बाद ये खबर हमारे यहां आई है। तो मैं उसमें कोई हैरत नहीं समझता हूं कि अगर कोई वाकया हुआ समुद्र के बीच में हुआ और वो 20 घंटे के बाद खबर आई, लेकिन पाकिस्तान का रिएक्शन 2.5 दिन के बाद आज आया है, जो बहुत से सवाल उठाता है। उन्होंने कहा है कि हमारी नाव ही नहीं थी, उन्होंने तो सिरे से न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, और सवाल यह है कि सबूत कहां से। तो अभी जो हमारे दोस्त कह रहे थे, अगर ये स्फोट नहीं है, पाकिस्तान आग लगी है पर अच्छे नहीं हुए और इसके अंदर दूसरे हथियार थे, तो मैं समझता हूं कि समुद्र के अंदर वो सब मिल जाएंगे, वो सब मिल जाएंगे, वो सब मिल जाएंगे। उसकी सरकार को कोशिश करनी चाहिए। लेकिन जो सवाल उठाए गए हैं उन सवालों का जवाब देना मेरा काम नहीं है, या यहाँ पैनल में बैठे हुए लोगों का काम नहीं है। उस सवाल का जवाब देना सरकार का काम है, और हमारी तरफ से सरकार ने सवालों के जवाब देना। संबित पात्रा भी हमारे साथ बने हुए हैं, संबित के सामने हम कुछ और सवाल भी रखेंगे जो पूछे जा रहे हैं कुछ पक्षों की तरफ से, और सरकार की तरफ से उम्मीद करेंगे कि संबित को जवाब दें। हम बहुत छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं। तमाम पैनलिस्ट हमारे साथ बने हुए हैं, आप देखते रहिए बड़ी बहस। एबीपी न्यूज पर बड़ी बहस देख रहे हैं आप। नाव में आतंकी थे या कोई और, ये बड़ी बहस का आज का सवाल। तमाम खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, हम सीधे रुक करेंगे। संबित पात्रा हमारे साथ मौजूद है। संबित, क्या सरकार ये मान रही है कि ये टेरर प्लॉट ही था जिसे यहां पर नाकाम किया गया? रोमाना, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, मैं बहुत जोर से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मुझे प्लीज अनइंटरप्टेड 50 सेकंड दे। मुझे अपना भड़ास निकालना है, मुझे आज बहुत तकलीफ हो रही है।
अभी थोड़ी देर पहले मीम अफजल साहब कह रहे थे कि पाकिस्तान अपना पॉइंट ऑफ व्यू नहीं रख रहा है। मीम साहब, पाकिस्तान अपना पॉइंट ऑफ व्यू क्यों रखेगा? उसके बिहाफ में आप लोग रख रहे हैं ना उनके पॉइंट ऑफ व्यू को। मुझे बड़ा दुख होता है, सोनिया गांधी को तब रोना आता है जब आतंकवादी मर जाते हैं। सोनिया जी इस विषय को आतंकवादी घटने से देखिए, ये इस तरह की बात नहीं करिए। आप बोलिए, क्यों नहीं बोलूंगा? गलत है, क्यों नहीं करूंगा? सोनिया गांधी रो नहीं रही थी क्या? अगर आप क्यों गलत है? पाकिस्तान गलत है? तो हम आपको पता नहीं कहां कहां ब्रैकेट कर सकते हैं। तो हिंदुस्तानी सवाल गलत बात कर रहे हैं आप। मीम अफजल बिल्कुल गलत बात है। अपोजिशन को अख्तियार है, पाकिस्तान के अपोजिशन को एक पोस्ट है जो सवाल पूछे, आपको जवाब देना पड़ेगा। आपने आप सरकार में आपकी जिम्मेदारी है ये। पाकिस्तानी बोलेंगे, मैं जानता हूँ, आपकी मानसिकता जानता हूँ, आप पाकिस्तानी बोलेंगे। माफ कीजिएगा, किसी की बात इस तरह की सवाल पूछा जा रहा है, क्या बात है? हम आपके अंधे कह रहा हूँ, हम आपकी अंधी से बात करें क्या? सबूत है, बताइए ना सबूत है। आपकी सरकार ने अभी तक बयान क्यों नहीं दिया? पाकिस्तान को ऑक्सीजन देने का काम किया। आपकी सरकार ने बयान क्यों नहीं दिया? राजनाथ जी ने आज भी कहा कि हम इंफॉर्मेशन इकट्ठी कर रहे हैं। सीधे सवाल का आपका जवाब क्यों नहीं आया? पॉलिटिकल पॉइंट स्कोर करने के लिए आपको बहुत सारे और मौके मिलेंगे, इस मंच को ऐसे इस्तेमाल। आप किसी के बारे में ये कहें कि पाकिस्तान के साथ खड़ा है, हमको आतंकवादी बता रहे हैं, पॉइंट की बात नहीं है, साथी बता रहे हैं। आप शांत होइए, मुझे बोलने दीजिए। पाकिस्तान की बहस कांग्रेस और बीजेपी से जुड़ी हुई नहीं है, ये देश की सुरक्षा से जुड़ी हुई बहस है। मैं आप लोगों के साथ हमारे साथ कैसे रख सकते हैं? ये आज हिंदुस्तानी पूछ रहा है आपसे। समझाइए सोनिया जी को, समझाइए राहुल गांधी को। ये नहीं चलेगा, तो मैं आपको बोलने नहीं दूंगा। इसलिए जब आप हिंदुस्तान में नहीं चलेगा, पहले एक थ्योरी पिक करनी पड़ेगी। अरे सोनिया जी और राहुल जी ने जाकर मोदी अरे आप कौन है रोकने वाले? मुझे हिंदुस्तान में बोलने की आजादी है। मोदी जी का बयान करवाइए। का भाषा बोलेंगे तो हिंदुस्तान आपको बोलने नहीं देगा। आप अगर पाकिस्तान मुद्दा है, ये कांग्रेस बीजेपी की बहस नहीं है, कांग्रेस की लड़ाई नहीं है, ये इंडिया और पाकिस्तान की लड़ाई है। ये इंडिया और पाकिस्तान की लड़ाई है। उसमें हमारे देश का मुख्य अपोजिशन पाकिस्तान के साथ खड़ा है। हमारे देश का मुख्य अपोजिशन पाकिस्तान के साथ खड़ा है। ये हिंदुस्तान और पाकिस्तान की लड़ाई है। मैं हिंदुस्तान के सर को झुकने नहीं दूंगा। प्रोसेस के तौर पे हमें इसको अज्यूम कर लेना चाहिए कि टेरर अटेम्प्ट था जी, तभी जाके समझाइए सोनिया जी को, तरीके से आप समझाइए राहुल जी को, ये नहीं चलेगा हिंदुस्तान। वरना अगर हम इसको सिंपली स्मगलिंग ऑपरेशन की तरह डिसमिस कर दें तो शायद हम उस चीज को इतना सीरियसली ना ले पाए। तो बाद में जाके अगर पता चले कि वाकई ये स्मगलिंग ऑपरेशन था तो ठीक है, राहुल जी का और मोदी। लेकिन आहूजा साहब ये कहा जा रहा है कि ये एनडीआरएफ ने जो इन्फॉर्मेशन पास ऑन की, बहुत बड़ा प्रवक्ता बनना चाहते हैं, को क्यों पास किया? समझते हैं आपको बड़ा कवरेज मिलता है। मीम अफजल साहब, संबित पात्रा, आपकी बात कोई नहीं समझ पा रहा है। आप लोगों से मैं सवाल ही नहीं पूछ रही हूँ सर, आप लोग सिर्फ अपनी राजनीति कर रहे हैं। मैं आऊंगी आप दोनों के पास बाद में, कृपया करके शांत हो जाइए। दर्शक देख रहे हैं आप लोगों का रूप। मैं एक्सपर्ट से बात कर रही हूं, मैं आप दोनों के पास बाद में आऊंगी। बीजेपी कांग्रेस की बहस नहीं है ये सर। आहूजा साहब, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, कहा यह जा रहा है कि ये पूरा जो इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन थी ये कोस्ट गार्ड को क्यों पास ऑन की गई, ये आईबी को रॉ को क्यों पास ऑन नहीं की गई? तो क्या कोई प्रोटोकॉल होता है जिसके तहत खुफिया इंफॉर्मेशन दी जाती है? कर रहे हैं ये, उसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। जो इसके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट खेलने वाले खिलाड़ी थे वो कोस्ट गार्ड ही थी। ठीक है, इसके अंदर रॉ और आईबी नहीं आते हैं जी। और एनटीआरओ ने बिल्कुल ठीक करा है कि नीड टू नो इन्फॉर्मेशन ऐसी जो होती हैं तभी ये चीज़ें खुफिया रह पाती हैं और उसके करके ही इसका कुछ आप आगे जा सकते हैं, नहीं तो आप फेल हो जाते हैं। आपका फेलियर रेट पहले ही आपके हाथ से अगर इन्फॉर्मेशन निकल जाती है तो उसका कोई मतलब नहीं रह जाता। ठीक है बनर्जी सर, लेकिन ये कहा जा रहा है कि ठीक है रॉ और आईबी नहीं तो कम से कम जो स्टेट्स टारगेट पे थी, यहां पर गुजरात महाराष्ट्र का जिक्र किया जा रहा है, उनके साथ तो ये इनपुट शेयर किया जाना चाहिए था, क्योंकि समुद्र इतना बड़ा है। अगर मान लीजिए कोस्ट गार्ड नहीं इस नाव तक पहुंच पाते तो स्टेट्स को अलर्ट करना चाहिए था, ये जरूरी था। देखिए ये नुक्ताचीनी की बात है। अगर हम संस्थागत व्यवस्था के दृष्टिकोण से देखें जी, तो ये मानना जरूरी है कि ये एक दफे अच्छा काम हुआ है, लेकिन ये वन ऑफ सक्सेस है। इसको हमें संस्थागत रूप देना चाहिए। इसके लिए जो है
नेशनल मैरीटाइम अथॉरिटी या राष्ट्रीय समुद्रीय संस्था बनाने की बात उल्लेखनीय है। ये चर्चा में रही है लेकिन हो नहीं पाया है। ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए और संस्थागत रूप से काम करने के लिए ये ज़रूरी है कि इस तरह की संस्था बनाई जाए जो कोऑर्डिनेशन को और सटीक रूप दे सके, सारी संस्थाओं से इनपुट लिया जा सके, एक्शनेबल इनपुट जो है जल्दी से जल्दी जो ऑपरेशनल संस्था है उसको पहुंचाई जा सके, और इसकी देखरेख करने के लिए एक एक्सपर्ट्स की संस्था होनी चाहिए। ठीक है विजय, सवाल तो इस बात पर भी है कि सीधे सीधे आतंकवाद का जिक्र क्यों नहीं किया गया इस अलर्ट में? तो क्या मिशन की गोपनीयता बनाए रखने के लिए जरूरी नहीं था कि इतनी खुलकर इंफॉर्मेशन दी जाए? नहीं, देखिए, मुझे तो लगता है कि मेरा ये व्यक्तिगत ख्याल है कि इस तरह के जो ऑपरेशन होते हैं ये गुप्त होते हैं और गुप्त ही रहने चाहिए। लेकिन ये इसकी जो कामयाबी का जो सेहरा सरकार ने अपने सर बांधा, खुद सरकार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उनके लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उनके लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बाकायदा पत्रकारों को बुलाया और पत्रकारों ने जो जो सवाल पूछे उनके जवाब दिए। अब इस बीच कुछ और सवाल अगर उठ के आ रहे हैं तो उनके तो सरकार को मेरे हिसाब से तो आगे बढ़ चढ़ कर अब उन सवालों के भी जवाब देने चाहिए ताकि स्थिति पूरी तरह से साफ हो, कहीं शक शुबह का कोई गुंजाइश किसी के दिलो दिमाग में नहीं रहनी। नहीं तो कंचन गुप्ता, क्या हुआ? मतलब जो विजय कह रहे हैं यहाँ पर वाहवाही बटोरने के चक्कर में ये ज्यादा सवालों में उलझ गए क्या? जी नहीं, ऐसा नहीं है। ये पहली बार ऐसा हुआ है कि खबर लीक कर दें या प्लांट कर दें, तो उससे बेहतर यह है कि पहले जो है पहले दिन जो ऑफिशियल स्टेटमेंट आई थी वो आर्मी के तौर से आई थी, फिर उसके बाद सरकार ने उस पर क्लैरिफिकेशंस दिया था, और आज जो है शायद जो कोस्ट गार्ड हैं उन्होंने इस पर स्टेटमेंट दिया है। जितना कहना चाहिए उतना कहा गया है, उससे ज्यादा कहा गया है। लेकिन जिस तरीके के सवाल उठ रहे हैं, आपको लगता है कि वीडियो फुटेज होगी इस पूरे मामले की, तो वो वीडियो फुटेज सरकार को सामने रखनी चाहिए? नहीं, सवाल ये है कि आप लोग बहुत कुछ मांग सकते हैं, लोग ये भी कह सकते हैं कि वीडियो फुटेज दिखाइए, वहां पर क्या हुआ उसको समझाइए। अब ये सवालें आते रहेंगी और इस पर मेरे ख्याल से इस बहस में उलझ जाना कि ये क्यों नहीं हुआ था, जैसे लोग कह रहे हैं कि उस बोट को आग लगने क्यों दिया गया, उन लोगों को पकड़ा क्यों नहीं गया। अब ये ऐसा है कि कोई अगर सुसाइड बॉम्बर आपके सामने खड़ा हो तो आप या तो उसको गोली मार के खत्म कर सकते हैं या आप रुक सकते हैं कि जब तक ना वो अपना बेल्ट के हुक को खींचे और अब खुद को उड़ा दे और साथ में 20 और लोगों को 50 और लोगों को नहीं। जो सवाल उठ रहे हैं सरकार या तो उसका खंडन करे, आप एक तरफ बुलाते हैं पत्रकारों को, उनके तमाम सवाल लेते हैं, फिर कुछ और सवाल अगर है तो उनके जवाब देने में हिचक किस बात की है? संबित पात्रा हमारे साथ मौजूद है। संबित प्लीज सवाल का जवाब दीजिएगा क्योंकि राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ ये मुद्दा है। ऐसे में जो सवाल उठ रहे हैं नाव के बारे में, नाव पर मौजूद लोगों के बारे में, उनके बारे में जवाब तो सरकार को ही देने हैं ना संबित? कौन थे वो लोग, इसके बारे में जवाब सरकार ही देगी। बिल्कुल सरकार को देना, बिल्कुल सरकार को देना है। और मैं आपको एक टेक्निकल पॉइंट याद दिलाता हूं कि दिसंबर 6, 2014 लगभग अभी से 1 महीने पहले आर.के. दोवान साहब जो कि हमारे नेवी के चीफ है, उन्होंने एक प्रेस किया था, आपको ध्यान होगा, आपने कवर भी किया था। उन्होंने कहा था कि जो पाकिस्तान से जहाज, पानी के जहाज हिंदुस्तान की तरफ आ रही हैं, उनमें जिहादी थ्रेट हो सकता है। उन्होंने यह भी कहा था कि अगर वो पाकिस्तान नेवी की जहाज हो फिर भी उसमें जिहादी इन्फिल्ट्रेशन हो चुका है क्योंकि मेन स्ट्रीमिंग ऑफ टेररिज्म हुआ है और वो भी बम से उड़ सकते हैं, इसलिए हमें चाक चौबंद होने की आवश्यकता है। एक तरह से तब से ये विषय सरकार ने रखा था और खुद नेवी के चीफ ने रखा था। तो मुझे लगता है आज ये बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर आहूजा साहब संबित पात्रा कह रहे हैं, बावजूद इसके इनपुट नेवी को भी किया गया था लेकिन नेवी ने एक्शन नहीं लिया, एक्शन कोस्ट गार्ड ले रहा है, क्यों? नेवी वो नहीं। मैं जरा आपको समझा दूं इस पर कि जो अपना जो नेशनल वाटर होता है वहां पर कोस्ट गार्ड रहता है, वहां पर नेवी इंटरनेशनल वाटर के लिए नेवी का उसमें कार्यक्रम नहीं होता है। सिर्फ कोस्ट गार्ड बनी उसलिए है जो कोस्टल लाइंस को और टेरिटोरियल वाटर्स को देखने के लिए। नेवी का जो काम है वो डिफरेंट है। तो एनटीआरओ ने शेयर लेकिन नेवी के साथ भी किया, आईबी, रॉ, बाकी जो एजेंसीज हैं उनके साथ इंफॉर्मेशन शेयर नहीं की, शेयर इंफॉर्मेशन कर ली नेवी के साथ। वो थ्रेट परसेप्शन के ऊपर डिपेंड करता है कि नेवी की रिक्वायरमेंट है कि नहीं है, क्योंकि कोस्ट गार्ड का आप रोल को अगर कम कर देंगे और नेवी को सीधा बुला लेंगे तो कोस्ट गार्ड की जो वो है उसका कोई फायदा नहीं है फिर। ठीक है, सवाल इस बात को भी लेकर उठ रहा है कि आखिरकार वो जो नाव थी उसका मलबा कहां गया। उस पर सवार 2 लोग जो बताए जा रहे हैं कि वो लाइफ जैकेट पहनकर समुद्र में कूद गए, तो उनके बारे में अभी तक कोई सुराग हाथ नहीं लगा है। ऐसे में इन तमाम सवालों पर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। बहुत छोटा सा ब्रेक, फौरन लौट रहे हैं।
तो पाकिस्तान से आ रही नाव जो गुजरात के समंदर में सवारों ने खुद ही उड़ा दी, धमाका कर दिया। लेकिन अब सवाल ये उठ रहा है कि आखिरकार नाव पर आतंकी थे या कोई और। सरकार को जवाब देना है क्योंकि विपक्ष अब इस मामले को तूल दे रहा है। ऐसे में तमाम खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। सौरभ भी हमारे साथ मौजूद है। सौरभ, आपने लंबी चौड़ी रिपोर्ट इस पूरे वाक्य पर लिखी है। ऐसे में वो एक अहम सवाल जिसका जवाब आपको लगता है सरकार को देना ही चाहिए। देखिए, जो स्टेटमेंट आई थी, इनिशियल स्टेटमेंट जो आई थी डिफेंस मिनिस्ट्री से, उसमें कहा गया था कि एक नाव आ रही है पाकिस्तान से और कोई अरेबियन सी में इलिसिट ट्रांजैक्शन करने के लिए आ रही है ना। जब ट्रांजैक्शन का वर्ड यूज होता है तो इसका मतलब होता है कि दो पार्टीज हैं उस ट्रांजैक्शन की, कम से कम दो पार्टीज। तो अगर वो अरेबियन सी में ट्रांजैक्शन होना था तो इंडिकेशन यही है कि एक दूसरी नाव भी होनी चाहिए थी। वो नाव कहाँ है? क्या वो नाव भाग गई है, फरार हो गई है, वापस पाकिस्तानी वाटर्स में चली गई है या फिर इंडियन वाटर्स में कहीं छुपी हुई है? इन बातों का ऐसा तो नहीं लगता है कि अभी बहुत सी कड़ियां ऐसी थी जिन्हें जुड़ना था और कुछ जल्दबाजी सरकार की तरफ से की जा रही है ये कहने में कि देखिए हमने तो कहा ही था मजबूत सरकार और करके दिखा दिया? संबित पात्रा, रुमाना जी 30 सेकंड। पहला विषय है सभी को अधिकार है प्रश्न पूछने का, पत्रकारों को भी है, विपक्ष को भी प्रश्न पूछने का अधिकार है, मगर प्रश्न पूछने का तरीका होता है। ये बहुत सेंसिटिव मामला है, नेशनल सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ है। कांग्रेस पार्टी का क्या एक्सेस नहीं है सरकार के पास? आराम से जाके सरकार से पूछ सकती थी कि क्या क्या हुआ है, आप हमसे साझा करिए। क्या सरकार मना कर देती? शेयर नहीं करती? जरूर शेयर करती। मगर जिस प्रकार से उन्होंने पाकिस्तान को ऑक्सीजन देने का काम किया है, मुझे याद आ रहा है जब सुशील कुमार सिंधे जी ने कहा था कि सैफरन टेरर होता है, उसके अगले दिन हाफिज सईद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था। सरकार की तरफ से जल्दबाजी कर दी? नहीं, ये वह बहुत, ये कहने में कि मजबूत सरकार है, अभी गुत्थी सुलझी नहीं है पूरी। संबित पात्रा, कोई जल्दबाजी नहीं हुई है, कोई जल्दबाजी नहीं, कोई जल्दबाजी सरकार की तरफ से नहीं हुई है। फाई के दोस्तों से पाकिस्तान की तरफ खड़े होने की जल्दबाजी की गई है। जल्दी से जल्दी किस प्रकार सरकार को कटघरे में खड़ा किया जाए, ये फाई के दोस्तों ने करने की कोशिश की है। फाई फ्रेंड्स, और आप पूछिए पत्रकारों से फाई फ्रेंड्स क्या होता है। हमको नवाजा किया करते थे, आप बार-बार कांग्रेस पार्टी पर आक्रामक हो जाते हैं। मैं बार-बार कह रही हूँ कि ये राजनीतिक बहस नहीं है, राष्ट्रीय सुरक्षा से नहीं। मैं आज हताहत हूँ रोमाना जी, मैं आज बहुत कष्ट में हूँ। जिस प्रकार से कांग्रेस आज पाकिस्तान के एजेंट की तरह काम कर रही है, मुझे तकलीफ है। अभी तक देखिए मलबा नहीं मिला है जहाज का, कहा यह गया मौसम खराब, लेकिन जो मेट डिपार्टमेंट की साइट है ये भी दलील सामने निकल कर आई, वहां तो लिखा हुआ है कि बिल्कुल साफ है मौसम। देखिए, मलबा निकालने का दायित्व तटीय सुरक्षा फ्लीट का तो है नहीं, कोस्टल गार्ड का तो है नहीं। उन्होंने अपना काम कर दिया। अगर कोई विशेष निर्देश आता है कि मलबा निकालने के लिए या सबूत निकालने के लिए विशेष पदक्षेप किए जाएं तो ये किया जा सकता है, लेकिन बहुत मुश्किल काम है। आपने देखा होगा कि एयरक्राफ्ट क्रैश होता है तो डेड बॉडी मिलने में या पार्ट्स मिलने में कितनी दिक्कत आ रही है। नहीं तो आप क्या कह रहे हैं, मतलब ये गुत्थी कभी नहीं सुलझ पाएगी? मेरे को नहीं लगता कि इतने आसानी से सुलझ पाएगी, और सुलझने के लिए जो रिसोर्सेज लगाने होंगे, क्या हम उसको लगाने में सक्षम हैं, और दूसरी बात इससे हमें क्या रिटर्न्स मिल रही हैं, तो ये भी हमको देखना होगा। सिर्फ राजनीतिक झगड़ा सुलझाने के लिए क्या ये करना जरूरी है या सुरक्षा की तरफ से हमें तथ्य निकालना जरूरी है, ये हमें ठंडे दिमाग से सोचने की जरूरत है। जी कमांडर आहूजा, आपको लगता है कि अपनी सुरक्षा का आकलन करने के लिए बहुत जरूरी है इस गुत्थी की तह तक जाना? देखिए, अभी आप ये नहीं कह सकते हैं, मैं बैनर्जी साहब का ये आंसर देना चाहता हूँ कि मलबा को किस स्टेट में है उस बोट का ढांचा। नहीं तो जो हम लोग नेवी में होते हैं, अगर कुछ भी ऐसा होता है तो उसको हम टो करके ले आते हैं, क्योंकि ये एक इम्पॉर्टेंट मिशन था। और जो उसके कमांडिंग ऑफिसर्स वगैरह होते हैं उनको ये निर्देश होता है कि अगर ऐसी बोट के साथ या किस साइज़ की बोट है, अगर वो उड़ी है तो भी अगर कुछ तो बचा होता है उसका, तो उसको लाना के लिए कमांडिंग ऑफिसर को किसी की परमिशन नहीं चाहिए होती है, वो उसको जरूर लेके आए होंगे। कई चीज़ें ऐसी हैं जो अभी हम लोगों के सामने नहीं आ रही हैं। हो सकता है उसकी जो बोट है, रेमिनेंट्स हैं और जो डेब्रीज होती हैं उसको भी उठाया होगा, जिससे पता चलेगा कि उसमें एक्सप्लोजिव से हुआ है या लिकर के उससे कंसाइनमेंट से हुआ है या डीजल के फटने से हुआ है। ये तीनों चीज़ों को आप
नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। अभी आप ये नहीं कह सकते हैं क्योंकि पूरी चीज़ें वो नहीं बताएंगे कि वो लाए हैं कि नहीं लाए हैं। तो विजय, आपको लगता है कि गुत्थी सुलझेगी? क्योंकि जिस तरीके से सवाल उठाए जा रहे हैं, मीडिया का एक तबका है जो सवाल खड़े कर रहा है, विपक्ष की तरफ से सवाल पूछे जा रहे हैं, सरकार को खुलकर सामने आना चाहिए, जवाब देने चाहिए। देखिए, मैं तो पहले भी ये कह रहा था कि कुछ ऐसे ऑपरेशन होते हैं, वो कुछ चीजें पर्दे में ठीक रहती हैं, पर्दे में ही ढकी रहनी चाहिए। और क्योंकि उसके बाद अगर आप इस तरह की बातें आके खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, मैं फिर वही चीज दोहरा रहा हूं, जब आप अपनी तरफ से कोई जवाब देने की कोशिश करते हैं तो फिर तमाम सवाल उठते हैं और उन सवालों को आप टाल भी सकते हैं, उनका खंडन भी कर सकते हैं, लेकिन कुछ के जवाब भी फिर आपसे मांगे जाते हैं, नहीं तो एक भ्रम की स्थिति पैदा होती है। मेरा तो फिर कहना है कि राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े हुए जितने ऑपरेशंस हैं सब गुप्त रहने चाहिए, सब पर्दे के पीछे रहने चाहिए, जिस पर किसी को कोई राजनीति नहीं करनी चाहिए। जी सौरभ, एक थियरी ये भी सामने निकल कर आ रही है कि प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से सबको कह दिया गया प्रोएक्टिव हो जाइए, तो कहीं प्रोएक्टिव होने के चक्कर में ये एक हाइपर एक्टिव हम ऑपरेशन तो नहीं देख रहे हैं यहाँ पर? नहीं, ऐसा तो मुझे बिल्कुल नहीं लग रहा। अगेन ये फिर राजनीति वाली बात हो जाएगी, इस तरह से जोड़ने की कोई मुझे नहीं लगता कोई जरूरत है। नहीं, लेकिन जिस तरीके से जल्दबाजी के साथ पीठ थपथपाई जाने लगी और सीधे सीधे इन्फेरेंसेस तो यही निकालकर सामने आने लगे ना कि आतंकवादी घटना थी, 26/11 जैसा हमला हमने टाल दिया, ये कहना क्या सही है? नहीं, इन्फेरेंसेस हो सकता है कि थोड़ा सा प्रीमेच्योर हो डिफेंस मिनिस्ट्री की स्टेटमेंट, क्योंकि अभी काफी सवाल रहते हैं जिनका जवाब हो तो अच्छा हो, क्योंकि नेशनल सिक्योरिटी इंप्लीकेशन है, जैसे कि आप कह रहे हैं रोमाना। लेकिन शायद उनको ये लगा होगा कि ये मामला अब इससे आगे नहीं जाने वाला। ठीक है, हो सकता है डिस्प्ले करने के लिए कि सक्सेसफुल कोऑपरेशन बिटवीन इंटेलिजेंस एजेंसीज मुझे 10 और सेकंड कोस्ट गार्ड चाहिए। उस तरह का उदाहरण देने के लिए किया हुआ है। ठीक है जी संबित, जल्दी से अपनी बात रखिए। रोमाना, मैं इतना कहना चाहता हूं, देखिए यहां हम पैनल में जितने लोग बैठे हैं सम्मानित लोग बैठे हैं, मगर हमें नहीं सोचना चाहिए कि हम आईबी के सब्स्टिट्यूट हैं। आईबी का काम आईबी करे, हम उस पे संदेह के घेरे में डालने की उसकी कोशिश ना करें और थोड़ा धीरज रखें। जो भी इन्वेस्टिगेशन हो के नतीजा आएगा, जरूरी नहीं है कि सब कुछ तो इस बारे में जानकारी में हमारे साथ साझा करेगा। हम तो सवाल सरकार से मांग रहे हैं कि सरकार स्थिति स्पष्ट करे। संबित पे आऊंगी आपके पास। मीम अफजल साहब बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे हैं। मीम अफजल साहब, देखिए जो भी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज हैं, स्वाभाविक है कि वो इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज अपना काम कर रही हैं। मीम अफजल साहब अपनी बात रखिए प्लीज, कोई राजनीतिक टिप्पणी मत कीजिएगा। रोमाना जी, क्योंकि आप उन्होंने ऑक्सीजन सप्लाई तो कर दिया पाकिस्तान का, अब क्या करेंगे? ऑक्सीजन तो दे ही दिया है पाकिस्तान को, अब क्या बताएंगे? है, इसलिए कांग्रेस को बात करने का मौका आपकी तरफ से मिलेगा तो मैं कम से कम बात पूछूंगा। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि इसके अंदर जो सबसे अहम बात है वो ये है कि अभी आज राजनाथ सिंह जी की आपने एक बाइट दिखाई जी, और उन्होंने कहा कि हम इसमें तत्व इकट्ठे कर रहे हैं, उसके बाद हम आएंगे। इसका मतलब ये है कि इसके बावजूद के हमारे कोस्टल गार्ड ने बयान दे दिया, दूसरे लोगों ने बयान दे दिया, लेकिन सरकार की तरफ से बाकायदा इस पर कोई निश्चित रूप से बयान नहीं आया है। ठीक है सर, ठीक है, आपका पॉइंट समझ लिया हमने। वक्त हमारे पास इतना ही है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस खास पेशकश में हमारे साथ बने रहने के लिए। इंतजार सरकार की तरफ से स्थिति और स्पष्ट करने का हमें रहेगा।